नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहले वीडियो की तरह जो रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में क्या न्यूज़ रहा, क्या इन्वेस्टमेंट आया, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आज का वीडियो है ये। जो सेकेंड पार्ट है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर मंथ में कितने टेंडर्स निकले, किसका रिवर्स ऑक्शन हुआ, कौन से जो पुराने टेंडर्स थे जिनकी डेट एक्सटेंड हुई, कितनी कैपेसिटी लगी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, क्या जनरेशन रहा, तो इसके बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट के बारे में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये बहुत सारी न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं जो पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ही है, जैसे मरकम इंडिया, ईटी एनर्जी वर्ल्ड, सौर एनर्जी और भी बहुत सारे जो न्यूज़ हैं उनसे मैं ये कवर करता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है, द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ अलाउड अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन टू बाई 250 मेगावाट ऑफ RE रिन्यूएबल एनर्जी ऑन ए राउंड द क्लॉक बेसिस फ्रॉम ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें अब देखिए RE-RTC की बात चल रही है। RE-RTC का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली एक एश्योर्ड पावर देने वाली बात है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है कि इंटरमिटेंसी होती है। सन की अगर हम लोग बात करें, सोलर लाइट की, तो ये दिन में रहता है। विंड का प्रोफाइल भी बात करेंगे तो बहुत ही कंसिस्टेंस नहीं रहता है। तो इसलिए आजकल एश्योर्ड पावर चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो जिसमें डेवलपर्स क्या करते हैं कि सोलर, विंड, बैटरी या पंप स्टोरेज, इन सब के कॉम्बिनेशन से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसमें एक एश्योर्ड पावर मिल सके। तो इसलिए ये जो महाराष्ट्र का जो डिस्कॉम है, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, इसने 250 मेगावाट का रेगुलेटर से परमिशन मांगी थी, जिसमें कि रेगुलेटर ने दे दिया है। और मैं आज की डेट में अगर अपडेट करूं तो ये टेंडर्स निकल भी गया है। नेक्स्ट है, अमेजन अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप विद वाइब्रेंट एनर्जी टू डेवलप 2 विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया ऑफ ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट। और बेसिकली जो दो प्रोजेक्ट है, दीज प्रोजेक्ट्स विल कम अप इन मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जैसे कि अमेजन की बात करें तो इसका नेट जीरो का टारगेट आई थिंक टू 2040 तक है ये। तो नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि ये क्लाइमेट के प्रति इंक्लाइंड है, ये इकोनॉमिकल वाइबल भी है। आज की डेट में अगर हम लोग पावर की बात करें, सोलर की बात मतलब पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात करें, तो ये कंपेरेटिवली टू अदर्स, जैसे कि जो डिस्कॉम से लेते हैं, अगर इनका PPA डिस्कॉम से, अगर डिस्कॉम से परचेज करते हैं तो उसके कंपेरेटिवली ये पावर चीपर भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो उस तरीके से ये एडवांटेजेस भी है। नेक्स्ट है, SJVN ग्रीन एनर्जी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा ग्रिड को टू डेवलप 1 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एंड 2 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। The project will be deployed by incorporating a joint venture company. The deployment of these projects is expected to attract investment of 2,000 crore and generate about 4,207 million units of electricity per year. तो SJVN हम देख रहे हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली आ रहा है ये, लगभग हर टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी इसको मिल भी जाती है। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि राजस्थान में 1000 मेगावाट का जो है सोलर प्रोजेक्ट अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट भी किया है। तो SJVN जो है, SJVN ग्रीन एनर्जी बेसिकली 100% सब्सिडरी कंपनी है SJVN की, और ये काफ़ी एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी में आ रही है और खासकर सोलर में आ रही है। नेक्स्ट है, द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज रिलीज इज रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने जस्ट नवंबर के लास्ट 30 नवंबर को आई थिंक सो कि इसने पॉलिसी इशू किया है। द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी इम्पेटस टू द सोलर सेक्टर एंड accelerate its adoption in the state. The policy shall be valid up to 31st March 2030 or until a new policy is announced. इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो स्टेट्स की जो पॉलिसी है, सोलर पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, उसके बारे में मैंने बनाया है, और उड़ीसा के बारे में भी मुझे बनाना है। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ बर्ड डाइवर्टर्स इन द हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एज प्रपोज्ड बाय द स्पेशल कमिटी अपॉइंटेड बाय इट इज नॉट येट कंप्लीट एंड ऑर्डर्ड राजस्थान एंड गुजरात टू एसेस द टोटल लेंथ ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स इन द रीजन। ये बेसिकली ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, और इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि जो GIB है बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक्चुअली ये काफ़ी हेवी बर्ड्स होती हैं और लो फ्लाइंग हाइट पे उड़ती हैं, लो फ्लाइंग बर्ड्स हैं बेसिकली, ये कम हाइट्स पे उड़ती हैं।
और ये इंडेंजर्ड स्पेसीज़ के कैटेगरी में आती है। तो वहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग राजस्थान और गुजरात में बात करें, खासकर राजस्थान में, तो वहाँ पर जो सोलर और जो विंड प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन लग रहा था। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उनसे ये बर्ड जो है टकरा करके और मर जाती थी। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए एक तो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बर्ड डाइवर्टर्स लगाने की बात हो रही है। उसके बाद जितने ट्रांसमिशन लाइन है उसकी फिजिबिलिटी के लिए किसको अंडरग्राउंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, तो उसी के बेसिस पे ये न्यूज है ये। द नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इशूड एन ऑर्डर वेविंग द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेज ऑन इवैक्यूएटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। अगर मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूं कि ऑलरेडी जो है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेज जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के लिए वेव्ड ऑफ हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स जो है जून 2025 तक लग जाते हैं तो, और वेव्ड ऑफ कितने ईयर्स के लिए होंगे, 25 ईयर्स के लिए होंगे। तो ऑन द पैटर्न ऑफ दैट जो जो लार्ज हाइड्रो था इसको प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है कि अगर अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे अगर हाइड्रो के, वहाँ से जो पावर अगर इवैक्यूएट करा जाता है तो उसके लिए ISTS वेव्ड ऑफ है। The next, Indian Energy Exchange traded 354 million units of renewable energy in November 2022, a 12.2% decrease compared to last month। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नवंबर मंथ में अगर हम लोग देखें तो जो विंड की जनरेशन है वो भी कम हो जाती है, और सोलर तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, स्लाइटली कम होता है। तो एक्चुअल में विंड की जनरेशन कम हो जाती है, और जो रिक्वायरमेंट है अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो डिमांड भी हमारी कम हो जाती है। उस अगर इसलिए कंपेयर किया जाए तो जो लास्ट मंथ से तो देखिए डिक्रीज हुआ है, 12.2% डिक्रीज हुआ है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो ट्रेडिंग की बात की, इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जी डैम ग्रीन डे हेड मार्केट और जी टैम ग्रीन टर्म हेड मार्केट। तो जो जी डैम है उसमें 288 मिलियन यूनिट्स ट्रेडेड हुई थी, और इसकी टोटल वेटेड एवरेज की बात करें तो 4.31 पर यूनिट रहा, जो कि पिछले मंथ से ज़्यादा ही है, 7.2% है टैरिफ की बात करें तो। और जो जी टैम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, इसमें 66 मिलियन यूनिट्स ट्रेडेड हुआ, जिसमें कि जो मंथली प्राइस की बात करें, जो वेटेड मंथली प्राइस की बात करें तो सोलर था 5.01 पर यूनिट, जो कि और जो कि 33% ज़्यादा था पिछले लास्ट मंथ से। और जो नॉन सोलर था वो 5.66 पर यूनिट था, 3.9% ज़्यादा रहा लास्ट मंथ से। नेक्स्ट है, जिंदल स्टेनलेस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद रिन्यू पावर टू डेवलप एन अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगावाट यूटिलिटी स्केल कैप्टिव रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स टू पावर इट्स फैसिलिटी इन जयपुर, उड़ीसा। The project would use a mix of solar and wind technology, and it's expected to generate 700 million units of energy annually. Next, as per data published by the Ministry of Power, the aggregate technical and commercial losses of DISCOM declined significantly to 17% in the financial year 2021-2022 from 22.3% in financial year 2021-21। ये देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 2020-21 में जो AT&T लॉसेस की बात करें तो वहाँ पर 22.32% था, और एक साल में 70% लाना एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और अगर देखा जाए तो एक उदय स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, तो उदय स्कीम का जो मेन फोकस था डिस्कॉम की हेल्थ सुधारने पर था, उसमें एक मेन पैरामीटर था आपका AT&T लॉसेस भी था। तो देखा जाए अब जा कर के कहीं ना कहीं जो है उसका एडवांटेज या जो भी बेनिफिट या जो भी बोल सकते हैं, जो डिस्कॉम्स ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फोर्स किया डिस्कॉम्स को एक्शन लेने के लिए, तो उसका रिजल्ट अब आ रहा है। द नेक्स्ट है, एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एप्टेल जिसको बोलते हैं, एप्टेल हैज सेट असाइड मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑर्डर ऑफ होल्डिंग द स्टेट ओन डिस्कॉम्स टू मूव ए लेवी एन एडिशनल सरचार्ज ऑन द चार्जेज ऑफ व्हीलिंग इवन फॉर कंज्यूमर्स यूजिंग कैप्टिव जनरेशन एंड देयर डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन। बेसिकली आप देखिए कि इसमें जो कंज्यूमर है वो कैप्टिव है, कैप्टिव प्लांट की यूज कर रहा है, और कैप्टिव प्लांट के साथ साथ डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से जो कैप्टिव के लिए यूज कर रहा है वो अपना खुद का ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसके लिए भी जो डिस्कॉम था, जो वहाँ पर जो रेगुलेटर था, उसमें एडिशनल सरचार्ज लगा दिया था, लेकिन एप्टेल ने इसको हटा दिया। नेक्स्ट है, द पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन PSERC has notified the draft PSERC terms and conditions for intra-state open access 10th amendment regulation 2022. The state's regulation has incorporated provision notified by the Ministry of Power and include several provisions to promote renewable energy open access in the states and boost renewable energy in the C&I sector.
मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक रूल्स नोटिफाई किया था ओपन एक्सिस के ऊपर। उसने बोला था कि अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम लोग लेते हैं तो ओपन एक्सिस के थ्रू 100 किलोवाट का जो ग्रीन जो है रिन्यूएबल एनर्जी हम ले सकते हैं। तो उसको इसने इनकॉर्पोरेट कर दिया है जो पंजाब ने। नेक्स्ट, रिसर्चर्स एट IIT Madras claim to have developed an energy converter that can generate electricity from sea waves. Trials were completed successfully in the second week of November. The test was conducted in partnership with Andhra Pradesh-based startup Virya Pramita Energy and Motilal Nehru National Institute of Technology (MNIT) Allahabad. IIT Madras and VP have an agreement to commercialize the technology. Next, central government unveiled a comprehensive plan to evacuate the planned renewable energy power capacity of 500 gigawatt by 2030 at an estimated cost of 2.44 ट्रिलियन रुपीज़। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जो कि 2030 तक का टारगेट है, इसको इवैक्यूएट करने के लिए पूरा ट्रांसमिशन लाइन का एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया हुआ है। The power transmission infrastructure required to evacuate 500 gigawatt of non-fossil fuel includes 8,120 circuit kilometers of high voltage DC transmission corridors, 25,960 circuit kilometers of 765 kV AC lines, 15,758 circuit kilometers of 400 kV lines, and 1052 circuit kilometers of 200 kV cables. तो ये बेसिकली पूरा प्लान बताया हुआ है कि कितने सर्किट किलोमीटर्स लाइन आएंगे। नेक्स्ट है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज हैज साइंड ए डेवलपमेंट एंड इट्स लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद मेलबर्न बेस्ड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कंपनी कैवेंडिश रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। और अदानी जो न्यू इंडस्ट्रीज है बेसिकली जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि हाइड्रोजन और इस सब में, उसके लिए स्पेशली बनाया हुआ है। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, license fee and royalty on the successful commercialization of CRT's electrolyzer technology. Next है, as per the new roadmap released by the Global Wind Energy Council (GWEC), Tamil Nadu could add 25 gigawatt of new wind power projects capacity by 2030. और आज के दिन में अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर जो टोटल जो विंड की कैपेसिटी है 9.6 गीगावाट है, जो कि टोटल इंडिया की जो अभी आज के दिन में विंड कैपेसिटी उसका 25% है। द स्टेट आल्सो होस्ट 51% ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड कैप्टिव विंड कैपेसिटी। मतलब ये कि अभी तक जितने कैप्टिव में कैपेसिटी लगे है उसका मोर देन 50% जो कैपेसिटी है तमिलनाडु में ही लगा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा अप्रूव्ड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। और ये जो बिल था बेसिकली ये लोकसभा में अगस्त में इसी साल पास हो गया था, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट, थोड़ा सा स्लाइटली अमेंडमेंट था जिसको कि राज्यसभा ने भी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास कर दिया है। और अगर इस बिल के मेन फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, द अमेंडमेंट लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन ऑफ ए लीगल फ्रेमवर्क टू एडमिनिस्ट्रेशन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। इसमें जो मेन फीचर्स है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की बात की गई है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इट ऑल्सो मैंडेट्स द मिनिमम शेयर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है, द वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज डायरेक्टेड द SLDC टू फॉलो द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ Central Electricity Regulatory Commission Deviation Settlement Mechanism DSM rules until State Commission notified its own updated regulation। अभी CERC ने एक DSM रेगुलेशन जस्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि 5 दिसंबर 2022 से एप्लीकेबल भी था और उसको फिर दोबारा अभी ले भी लिया है। अभी उस आगे देखेंगे उसमें न्यूज में भी अपडेटेड है। द कमीशन विल इंश्योर कंप्लायंस विल स्टेट एंड सेंट्रल रेगुलेशन and the penalties for deviation are properly reflected in the accounts of intra-state entities. The order came into effect on December 5, 2022. Next है, floating solution provider Aquafront Infrastructure has developed iGhat, a futuristic project to power boats with solar energy instead of diesel at Kadaghat, Kausambi in UP। बेसिकली अगर हम देखेंगे जो यूपी में जो जिसकी बात कर रहे हैं ये, वहाँ पर जो बोट चलती है बेसिकली वो बेसिकली डीजल इंजन से चलती है। उसी के लिए इन्होंने जो कंपनी है बेसिकली इसने iGhat के नाम से एक इंट्रोड्यूस किया है जो कि सोलर पावर्ड बोट होगा। Aquafront originated at the Startup Incubation and Innovation Center IIT Kanpur. The company develops floating solution for large scale infrastructure including the world's first floating CNG compressed natural gas refilling station on the river Ganga at Khidkiya Ghat in Varanasi. Next है, Adani Enterprises
became the first company to start the construction of a polysilicon and मोनोसिलियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू बी कंस्ट्रक्टेड इन मुंद्रा इन गुजरात। बेसिकली मैं बता दूं ये फर्स्ट कंपनी से किस सेंस में, तो इंडिया के सेंस में है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं आज की डेट में, अगर हम लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को अगर पूरा इंटीग्रेटेड अगर प्लांट की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 स्टेजेज होते हैं मोस्टली, जिसमें कि मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, फिर पॉलीसिलिकॉन से हम लोग इनगॉट एंड वेफर बनाते हैं, वेफर से सेल बनाते हैं, फिर सेल से मॉड्यूल असेंबली होती है। तो बेसिकली मेजॉरिटी 4 स्टेजेज हैं। इंडिया में आज की डेट में केवल अभी 2 ही स्टेजेज हैं, वेफर से सेल बनाने का प्रोसेस है, फिर सेल से मॉड्यूल बनाने का प्रोसेस है। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है नहीं है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन फुल इंटीग्रेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक PLI स्कीम निकाली थी, और उस PLI स्कीम का जो है उसमें टेंडर होकर के अवार्ड भी कर दिया गया था, जिसमें 3 कंपनियां थी, जिसमें कि एक अदानी था और रिलायंस था और साई इलेक्ट्रिक था। तो रिलायंस और उसमें फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट था, मतलब कि मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन से लेकर के वेफर तक, मतलब सारे प्रोसेस को करना था। तो अदानी उसी के पर्सपेक्टिव में इसने लगाया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स, जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है बेसिकली कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है ये अदानी एनर्जी को, और जो कैपेसिटी है बेसिकली 30,000 मिलियन टन्स पर एनम पॉलीसिलिकॉन की बात कर रहे हैं, 5,000 मिलियन टन्स पर एनम मोनोसिलियन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये। पॉलीसिलिकॉन इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन मेकिंग फोटोवोल्टेइक पैनल्स। अदर कंपनीज लाइक CD साई इलेक्ट्रिक्स एंड रिलायंस न्यू एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये फेज वन PLI स्कीम था सोलर पैनल के लिए, उसमें 3 कंपनियां विनर थीं। अदानी के अलावा CD साई इलेक्ट्रिक्स और रिलायंस न्यू एनर्जी थे। क्वालिफाइज अंडर द PLI प्रोग्राम आर एक्सपेक्टेड टू कम अप विद द सिमिलर पॉलीसिलिकॉन फैसिलिटीज टू एड इंडिया in amplifying its domestic manufacturing sector and cutting down on imports. Next, ReNew Power has signed an agreement with Microsoft India to supply 150 megawatt of solar power from its recently commissioned project near Bikaner in Rajasthan. Microsoft plans to contract green energy for 100% of carbon emitting consumption by all its data center, building and campuses worldwide. जैसे कि मैंने आप उसमें देखेंगे अमेजन इंडिया की बात की है, सेम माइक्रोसॉफ्ट भी इसी पैटर्न पर काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली दो तरीके से टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो कार्बन न्यूट्रलिटी भी अचीव कर रही है, जो कि हर कंपनी ने अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा है। किसी कंपनी ने 2030 तक टारगेट फिक्स कर रखा है, किसी ने 2040 तक टारगेट फिक्स कर रखा है। प्लस साथ साथ ये इकोनॉमिकली वाइबल भी है। जो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल वाइबल भी है और चीपर भी है इन कंपेरिजन टू अदर जो सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स वारी एनर्जी प्लान्स टू रैंप अप इट्स मॉड्यूल प्रोडक्शन लाइन टू 12 गीगावाट बाई मार्च 2023। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी है, और आज की डेट में जो अगर वारी की बात करें तो ये 9 गीगावाट के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी है। और जिसमें बताया कि चाइना के बाद जो सबसे वर्ल्ड अगर बोला जाए लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बोले तो इंडिया में ही होगा, वो भी वारी का रहेगा ये। नेक्स्ट है अदानी सोलर हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट लार्ज मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगॉट एट इट्स मुंद्रा फैसिलिटी। The company completed the backward integration of the ingot line infrastructure in 7 months and will produce silicon ingots exclusively for its solar wafer cells and modules. Adani Solar plans to increase its ingot and wafer capacity by 2 gigawatt by the end of 2023 and to further increase production to 10 gigawatt by 2025. जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको अपडेट किया है कि 4 स्टेजेज होते हैं। अब फुली इंटीग्रेटेड जो है बेसिकली पॉलीसिलिकॉन टू वेफर तक है, तो उसी में इसकी बात कर रही हैं, इनगॉट की बात कर रही हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग मैंडेटिंग द यूज ऑफ ग्रीन स्टील इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विद द गोल ऑफ डिकार्बनाइजिंग वन ऑफ द मोस्ट हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ग्रीन स्टील और लो कार्बन स्टील मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द यूज ऑफ फोसिल फ्यूल्स। तो बेसिकली इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके ये ग्रीन स्टील बनाया जाएगा, मतलब स्टील बनाया जाएगा, जिसको ग्रीन स्टील का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है द वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन has allowed the India Power Corporation, one of the power distribution company in the state, to buy 100 megawatt of round the clock RE power at the tariff of 2.9 per unit along with the trading margin of 7 पैसा per unit from the SECI। और मैंने जस्ट आपको पहले भी अपडेट किया था कि जिसमें अदानी जो डिस्कॉम है मुंबई में, उसको भी वहाँ के रेगुलेटर ने अलाउ कर दिया अराउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी पावर परचेज करने के लिए। और यहाँ पर ऑलरेडी SECI का टेंडर्स था, उस टेंडर्स में जो है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अलाउ कर दिया वहाँ के डिस्कॉम को परचेस करने के लिए।
नेक्स्ट है द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट हैज सस्पेंडेड द ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 31 October 2022 for 6 weeks. The order came in response to Indian Wind Power Association Northern Region Council's petition challenging the Central Electricity Regulatory Commission's regulation which removed the floor prices of RECs. फ्लोर प्राइसेस का मतलब ये होता है कि जो सबसे लोअर प्राइस होता है, मतलब कहाँ तक कर सकते हैं, मतलब फ्लोर प्राइसेस का पहले ये फिक्स करना होता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपीज़ पर यूनिट था, 1000 पर मेगावाट आवर, बेसिकली मेगावाट आवर में ट्रेडिंग होती है, मतलब 1 सर्टिफिकेट इज इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट आवर। तो जो फ्लोर प्राइसेस होता है उससे आप कम नहीं कर सकते हैं। तो CERC ने बेसिकली इसको रिमूव कर दिया था। तो इसी के लिए अगेंस्ट में जो एसोसिएशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके केस ने 6 वीक के लिए अभी रोक लगा दी है। नेक्स्ट है द दिल्ली हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड द सोलर डेवलपर इंटरिम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव डिनाइल ऑफ ए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी ऑन imports of 600 megawatt solar power project. The court directed the custom boards not to take any action regarding the import of goods as the products has been registered under the Project Import Regulation Act 1986. Next, China-based LONGi Green Energy Technology said it has achieved a record efficiency of 26.81% for its HJT, मतलब heterojunction technology है, HJT silicon solar cells on full scale silicon wafer through the mass production. और ये जो कंपनी है लॉन्गी ग्रीन एनर्जी, बेसिकली लास्ट ईयर ही जिसने एक अचीव किया था हाईएस्ट एफिशिएंसी, वो था 25.26%। और इस टेस्ट का जो है जर्मनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट से उसने इसको कंफर्म भी किया है। द नेक्स्ट है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज इशूड द रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन इट्स कंप्लायंसेस रेगुलेशन 2022 आउटलाइनिंग द आरपीओ ट्रेजेक्ट्री फॉर द स्टेट अप टू द फाइनेंशियल ईयर 29-2030 और द रेगुलेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. The state's RPO trajectory aligns with the Ministry of Power recently issued trajectory figures and includes the purchase obligation for wind, hydro, energy storage and other renewable energy sources. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी बेसिकली इसी साल दिस ईयर एक RPO ट्रेजेक्ट्री और एनर्जी स्टोरेज ट्रेजेक्ट्री के लिए 29-30 तक इशू किया था ऑर्डर। उसी को अलाइन करते हुए जो वहाँ के पंजाब के रेगुलेटर ने इसको अलाइन करते हुए एक कंप्लायंसेस रेगुलेशन 2022 इशू किया है। द नेक्स्ट है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिवर्टेड टू द फ्रीक्वेंसी लिंक्ड डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म एज एन इंटरिम मेजर टू प्रोटेक्ट ग्रिड स्टेबिलिटी विच हैज़ बीन अंडर प्रेशर ओवर द लास्ट 3 weeks ओइंग टू ए चेंज इन रेगुलेशन। मैंने जस्ट आपको बताया था जो वेस्ट बंगाल का अभी जो मैं अपडेट कर रहा था, तो अभी CERC ने DSM रेगुलेशन 2022 इशू किया था और उसमें जो DSM का जो पुराना फ्रीक्वेंसी लिंक जो था पेनल्टी या जो भी बोल सकते हैं UI रेट ऐसे बोलते थे, DSM रेट जो फ्रीक्वेंसी लिंक था उसको हटा दिया था। लेकिन इसको हटाते ही जो था फ्रीक्वेंसी की रेंज काफ़ी बढ़ गई थी। मतलब अगर ऐसा बताया जाए कि 50.5 हर्ट्ज से लेकर के 49.41 हर्ट्ज तक ये फ्लक्चुएट कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। इतना ज़्यादा डेविएशन को अगर देखा जाए पहले जो DSM रेगुलेशंस था उसमें जो एक्सेप्टेबल रेंज था 49.9 हर्ट्ज से 50.5 हर्ट्ज तक था। लेकिन फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो DSM चार्जेस था उसको हटाते ही बेसिकली जो था 50.5 हर्ट्ज से 49.41 हर्ट्ज तक हो गया था। इस ऑर्डर को अभी टेम्पोररी बेसिस पर जो CERC ने उसको हटा दिया है। द कमीशन इट्स ऑर्डर इंसर्टेड प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर मैकेनिज्म that would override the latest regulation until such time amendments are made in 2022 regulations. Next, the Central Electricity Regulatory Commission has granted a trading license to Vibrant Energy Holding Global India (VH Global India) for interstate electricity trading license trading across India under Category 4. Next, a parliamentary committee has asked the Ministry of Power to ensure that all states set up stand-alone state designated agencies to facilitate and enforce the efficient use of energy as mandated by the Energy Conservation Act. ऐसा बता दें कि एक्चुअली अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी काम करती है और हर स्टेट्स में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए या एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए हर स्टेट्स को एक स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज डिप्यूट करना पड़ता है। अभी तक जो भी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं या तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर में है या मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, 1-2 स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसी के लिए बोला गया है कि हर स्टेट जो है एक इंडिपेंडेंट जो है एक एजेंसीज डिप्यूट करे जो कि एनर्जी एफिशिएंसी पर काम कर सके। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ ग्रांटेड ए टाइमलाइन एक्सटेंशन until 30th September 2024 for solar पावर प्रोजेक्ट्स tranche 1 and tranche 2 under the phase 2 of the CPSU scheme.
बेसिकली MNRE की एक स्कीम है, CPSU स्कीम, जिसमें कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं या स्टेट कंपनीज हैं या जो भी सेंट्रल स्टेट्स के जो कंपनीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलती है। जो ट्रांच 1 था और ट्रांच 2 था, बेसिकली इसमें चेकी इंप्लीमेंट कर रहा था। इसके बाद जो ट्रांच 3 था, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरिडा जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था एज ए स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जो ट्रांच 1 ट्रांच 2 में जितने सारे प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए बोला गया कि जो आपका जो कमीशनिंग टाइम था वो 30 सितंबर 2024 कर दिया गया। उसके पीछे रीजन ये दिया गया है, जो रीजन जो एक्सटेंशन दी गई है उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि सप्लाई चेन कंस्टेंट था सोलर सेक्टर में, इसकी वजह से आपको ये एक्सटेंशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है NTPC साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टेक्नीमॉन्ट, द इंडियन सब्सिडरी ऑफ मेरिट Technimont Group, Italy, to evaluate the feasibility of developing commercial scale green methanol production facility at NTPC projects in India. The green methanol projects involved capturing carbon from NTPC power plants and converting it into the green fuel with numerous applications, including serving as a base material for chemical industry, storing renewable electricity, and even being used as a transportation fuel. It is also considered as a substitute fuel for maritime fuel applications. नेक्स्ट है द हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अमेंडेड इट्स रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन पॉलिसी टू इंक्लूड विंड एनर्जी इन द RPO एंड मूव सोलर एनर्जी इनटू द अदर RPO कैटेगरी। द चेंजेस आर लाइन इन विद द रेगुलेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि पंजाब ने भी सेम मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडलाइंस को, ऑर्डर को कंसीडर करते हुए सेम वैसे अमेंड कर दिया और हरियाणा ने भी इस चीज़ को अमेंड कर दिया। नेक्स्ट है द गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी हैज इन्वाइटेड बिड्स टू सेलेक्ट ए कंसल्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 150 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कैप्टिव मॉडल टू कवर द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट्स। द लास्ट डेट टू सबमिट द बिड्स इज 17 जनवरी 2023 और बिड्स जो है 25 जनवरी 2023 को ओपन की जाएगी। द नेक्स्ट है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन पास्ड एन सुयो मोटो ऑर्डर retaining the 12 rupees per unit price cap on the power exchanges till further notice to ensure that price did not rise disproportionately। बेसिकली इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बैक में जाएं तो हम देखेंगे जो 4-5 महीना पहले क्या हुआ था कि जो एनर्जी की जो पावर की जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें 20 रुपये 18 से 20 रुपये रेट चला गया था क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। उसके बाद जो CERC ने उसमें प्राइस कैप लगा दिया था कि 12 रुपीज़ पर यूनिट। वो अभी तक डेट वो एक्सटेंड करके डेट ये दिसंबर समथिंग कुछ डेट तक इसकी वैलिड थी। उसको फिर दोबारा CERC ने उसी चीज़ को फिर रिवाइज कर दिया कि नहीं ठीक है, जो 12 रुपीज़ का जो कैप है वो अभी रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर विंटर में देखा जाए जैसे कि डिमांड तो कम आ जाती है, लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो यहाँ पर रेट यहाँ भी 10 से 11 रुपये 12 रुपये तक चला जा रहा था। इसी को कंसीडर करते हुए CERC ने इस चीज़ को भी कंटिन्यू कर दिया है। नेक्स्ट, अदानी ट्रांसमिशन हैज इनकॉर्पोरेटेड होली ओन्ड सब्सिडरी बेस्ड स्मार्ट मीटरिंग टू अंडरटेक द स्मार्ट मीटर बिजनेस। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज कंसिडरिंग कटिंग द टेन्योर ऑफ प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट टू 12 to 15 years फ्रॉम द एक्सटेंड 25 years टू प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द पावर डिस्कॉम्स and promote the power trading market further. The ministry told the Parliamentary Standing Committee on Energy that it was considering amendment to model PPA. The committee's report was tabled in the Lok Sabha during its winter season. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आज की डेट में जितने पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं, वो 25 ईयर्स के लिए होते हैं। अभी जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है आज की डेट में तो थ्रू द लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है। जो अगर हम लोग एक्सचेंज की बात करें, जो ट्रेडिंग की बात करें, तो अराउंड 10% के आसपास ही होता है उसमें। और ट्रेडिंग में भी 10% को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें तो एक होता है बायलैटरल ट्रेडिंग और दूसरा होता है एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग। तो जो एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होती है ये अगर रेशियो देखा जाए तो 5 to 6%, ये बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज़ करते हैं उसका। तो इस ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए और कम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए एक्चुअली क्या है कि दो इसका एडवांटेज है। एक तो ये कि 25 ईयर्स से अगर 12 से 15 साल करते हैं तो डिस्कॉम की जो लाइबिलिटी है 25 ईयर्स के लिए वो कम हो जाएगी। प्लस दूसरा इसका ये हो जाए कि ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। तो ट्रेडिंग बढ़ने से एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ऐसा मानना है। तो इसलिए मिनिस्ट्री जो है मे भी ये कंसीडर कर रही है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी
They target 6,000 megawatt of installed solar capacity in next 3 years and envisages a threefold jump in solar energy share in annual electricity demand to 25% by 2025 from 9% currently. अगर देखा जाए दिल्ली के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ह्यूज टारगेट है ये, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 25% सोलर के थ्रू हो, ये भी एक बड़ा ही वो भी 3 साल के अंदर, ये भी एक बड़ा ही टारगेट है। और होपफुली डिटेल अगर इसमें डॉक्यूमेंट आता है तो मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, दिल्ली जो पॉलिसी जो रिलीज हुई है ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी उसके ऊपर। नेक्स्ट है द बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 600 मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाय द स्टेट डिस्कॉम्स फ्रॉम द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर 25 ईयर्स एट अ टैरिफ ऑफ 2.5 पर यूनिट एंड ट्रेडिंग मार्जिन ऑफ 7 पैसा पर यूनिट। तो होप दोस्तों ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो न्यूज़ था ऑन जो भी पॉलिसी से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड और भी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ था, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे इसका सेकेंड पार्ट, जो कि न्यूज़ का सेकेंड पार्ट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।